नमस्कार। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता की ओर से मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागतम। सावन के इस पावन महीने में आपका अभिनंदन। कल आज कल में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। इनके पावन जयंती पर हम इन्हें स्मरण न करें, हम अपने श्रोताओं और अपने दर्शकों के साथ श्रद्धा के 2 पुष्प अर्पित न करें, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। मेरा लिखा हुआ एक आलेख है, गबन जो उनका उपन्यास था, उस गबन के जो कथा साहित्य में एक अमर कीर्ति उनकी थी, उस पर फिल्म भी बनी थी। तो उसके मैं मूल कथ्य को रखना चाहूँगा। मैंने बहुत पहले लिखा है इसे, और लिख करके अभी तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं किसी समाचार पत्र को दे सका हूँ, परंतु वो मैं जब भी निकाल कर उसे पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। थोड़े दिन पहले मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस बार अपने मेहता टॉक्स हजारीबाग में इसे अवश्य प्रस्तुत करूंगा और हमारे श्रोता दर्शक अवश्य पसंद करेंगे। तो गबन उपन्यास जैसे ही खुलता है, प्रथम पृष्ठ में लिखा होता है कि बरसात के दिन हैं, सावन का महीना है, आकाश में घटाएं छाई हैं, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम होता है जैसे शाम हो गई हो। आम के बाग में झूले पड़े हैं, लड़कियां झूल रही हैं और उनकी माताएं भी 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं, कोई कजली गा रही हैं, कोई बारहमासा। इसी ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती है। ये फुहारे मानो चिंताओं के हृदय से धो डालती है, मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। गबन की कथा साहित्य यहीं से खुलती है। बरसात के ऐसे ही समय में 31 जुलाई 1880 को बनारस से 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में एक बालक का जन्म हुआ था। बालक का नाम धनपत था। नाम धनपत, लेकिन अभाव ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कथा सम्राट उपन्यासों की दुनिया का करिश्माई जादूगर अपने दूसरे नाम प्रेमचंद से विख्यात हुए। प्रारंभ में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा, लेकिन धनपत से प्रेमचंद होने पर भी वे अभावों को झांसा नहीं दे सके। न पर्याप्त धन मिला, न प्रेम के संबंध में प्रेमचंद ने कर्मभूमि में कथानायक अमरकांत के माध्यम से स्वयं अपनी बात रखी है। मेरी रूह को मोहब्बत की खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी जिंदगी है। जीवन यापन करने के लिए जिंदगी भर कहीं न कहीं चाकरी करते रहे। इत्मीनान और निश्चित होकर आराम से बैठकर पूरे समय तक लिख सकें, इतनी सुविधा भी वे कभी जुटा नहीं सके। परंतु बरसात की उस हरियाली ने समाज को सदा हरा भरा रखने का प्रयास किया। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, कुटैव एवं विकृतियों के अतिरिक्त सरकारी महकमों में फैली अव्यवस्थाएं, दुराचरण, उत्कोच, घापले, घोटाले, इन विषयों पर कथा सम्राट प्रेमचंद ने जी भर कर लिखा। ऐसे ही एक उपन्यास है गबन पर फिल्म बनी थी। जैसा कि मैं पूर्व में कहा था, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त कथा उस फिल्म के नायक थे और साधना उस फिल्म की नायिका थी।
ब्लैक एंड वाइट की फिल्म उसे मैंने 2 बार देखी थी। गबन की कथा शिल्प अद्वितीय है। कथा नायक द्वारा ही सरकारी राशि इधर से उधर हुई है, लेकिन कहानी का मिजाज ऐसा कि नायक फिर भी स्वीकार्य है। पाठकों की पूरी सहानुभूति पर नायक रमानाथ का एक छत्र आधिपत्य है। नायिका जालपा का चरित्र बेजोड़ है। ऐसी विस्मयता प्रेमचंद की चमत्कारी लेखनी से ही संभव हो सका है। गहनों के प्रति नारी की आसक्ति का प्रतीक यहाँ एक चंद्रहार है। कथा के केंद्र बिंदु का यह चंद्रहार अपने आसपास कहानी को बहुत दूर तक समेटे रहता है, बल्कि कथा खुलने की भूमिका भी यही चंद्रहार ही है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बड़ी ही सूक्ष्मता और निपुणता से इस कथ्य को उद्घाटित किया है। तो वह चंद्रहार एक फिरोजी रंग का चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने विशाती, जो मनिहारी का सामान गांव में बेचते चलता है, वह बेचने के लिए आया था और उनकी अम्मा ने वो विशाती वाले को बुला कर के कुछ अन्य सामान खरीद रही थी, तो उसमें चंद्रहार नज़र आया और ये नायिका चंद्रहार के लिए मचल उठती है। तो माँ ने विशाती से पूछा कि बाबा यह चंद्रहार कितने का है। विशाती ने हार को लिया, निकाला और कपड़े से जरा पोंछ पाछ करके साफ सुथरा कर चमका दिया और बोला, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। विशाती ने मार्मिक भाव से कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को भी असली चंद्रहार मिल जाएगा। जलपा लजा कर भाग गई, क्योंकि 4 दिनों के बाद असली चंद्रहार मिलने का अर्थ था कि बिटिया जालपा का विवाह हो जाएगा और उसे ससुराल से असली चंद्रहार मिल जाएगा। भाग तो गई जालपा, किंतु यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल अब उसके लिए उतनी भयंकर नहीं थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा और न आए तो हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए। अब वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होने वाली है, पूरी होगी। विवाह तय हो गया, बारात आ गई। द्वाराचार के बाद बारात जनवासे चली गई। द्वाराचार या द्वार पूजा, आजकल तो माला पूजा पड़ता है, देखते हैं स्टेज वगैरह लगा करके, तो द्वाराचार होता था। तो जो बारात उसके बाद जनवासे चली गई। 10 बजे रात को सहसा फिर गाजे बाजे बजने लगे और जनवासे से ढोल ढाक के साथ चढ़ावा घर में आने लगा। पता चला चढ़ावा जा रहा है। चढ़ावा जो ही घर पहुंचा, घर में हलचल मच गई। जलपा की माता एक एक गहने निकाल कर दिखलाई कि इतने गहने आए। चूहेदंती, भोरदाहा, कंगन, गुलूबंद, लेकिन चंद्रहार, इसमें तो चंद्रहार नहीं है। एक बड़ी बड़ी आंख वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर नहीं था। परिस्थितियां ऐसी थी कि कथा नायक रमानाथ के पिता चंद्रहार नहीं बनवा पाए थे। चंद्रहार नहीं है। जलपा ने जब यह सुना तो वह मूर्छित प्राय हो गई। भागी भागी अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। 7 वर्षों की साध आज टूट गई थी। शहजादी नाम की
एक सहेली थी जालपा की, उस सहेली ने उसके पीठ पर हौले से हाथ रखा और जलपा को समझाया, एक चंद्रहार न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जालपा खींच कर बोली, हाँ हाँ, देह में एक आंख न होने से क्या होता है, और तो सब अंग है। प्रस्तुति इतनी सटीक है कि चंद्रहार के अभाव में कथा पाठक की सांसें ठंडी हो जाती है। पाठक की चले तो चंद्रहार एक खरीद कर उस चढ़ावे में रख दे। जालपा पति के घर आती है, वह दुखी है कि उसे चंद्रहार नहीं मिला। विवाह के बाद वह ऐसा महसूस करती है। पति रामनाथ इस बात से खीन है कि उसकी प्यारी पत्नी जलपा को चंद्रहार चढ़ावे में नहीं गया था। ससुर दयानाथ की व्यथा यह है कि गहने जो बहू के चढ़ाए गए हैं उनके पैसे ही अभी तक श्राफ को देने बाकी हैं। नया चंद्रहार तो क्या खरीदा जाता। जान बड़ी शासंत में है। दयानाथ कचहरी में मुलाजिम थे। जलपा के ससुर 50 रुपया प्रति माह पगार पाते थे। ईमानदार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चुपके चुपके कम बेसी ईमानदार तो कोई भी हो सकता है। जोखिम तो है जब किसी की ईमानदारी का डंका बच जाए। ऐसे में व्रतधारी को बहुत झेलना पड़ता है। बड़ा आया है हरिश्चंद्र की औलाद। अब वैसे व्यक्ति चाह करके भी कोई उत्कोच ले नहीं सकता, क्योंकि किसी की ईमानदारी की डंका बजी हुई होती है। तो दयानाथ की पत्नी रामेश्वरी उन्हें अपने पति को उलाहने देती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे ही लेवल के दर्जे पर तो सत्यदेव जी हैं पड़ोस में। देखो तो कितना अच्छा पक्का मकान 2 मंजिला खड़ा कर दिया है। जमींदारी खरीद ली। बेटी के ब्याह में क्या कुछ नहीं खर्च किया। अरे नहीं तो कम से कम 5,000 रुपये खर्च किए होंगे पूरी शादी में। दयानाथ बोले, तभी तो दोनों लड़के गए। दयानाथ के ऐसा बोलने पर रामेश्वरी बोली, अरे मरना जीना तो काम ही है। यह तो संसार की गति है। लेते हैं तब भी मरता है, नहीं लेते हैं तब भी लोग मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए सराफ के चुका सकते हो। दयानाथ अब क्या समझते, इस उम्र में सारी आयु उन्होंने ईमानदारी से गुजार दी। अब तो नौकरी के अवसान की बेला है, सेवानिवृत्ति होनी है। अलबत्ता अपने विवाहित पुत्र रमानाथ, जिसने अभी हाल में ही म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकर हुआ है, से कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है। मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। रमानाथ, किसने कहा है आपसे? दयानाथ, तो तुम दस्तूरी नहीं लेते हो? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं। मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया है, मानने न मानने का अख्तियार तुम्हें। क्या होती है दस्तूरी और क्या होता है रिश्वत, यह मुझे मत समझाओ मेरे पुत्र। गहनों के प्रति इस देश में सदा आसक्ति रही है स्त्रियों की। नारी ही नहीं, पुरुष भी हमेशा सोने चांदी और हीरे जवाहरात से सजते संवरते रहे हैं। गबन में प्रेमचंद ने दो टूक कहा है, जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। हर साल अरबों रुपये सोने चांदी खरीदने में खर्च होते हैं। संसार के अन्य किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं है। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है।
जिससे लोगों की परवरिश, भोजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए व्यय किया जाता है और उस देश की पूंजी और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, जिससे उन्नति और उपकार दोनों का ही अंत हो जाता है। उपन्यास में नायिका जल्पा का गहनों के प्रति चाव तो है, आग्रह भी है, लेकिन हठ नहीं है। नायक की ही गलती है। नायक ही दिखावा के फेरे में पड़ जाता है और यह समझता है कि एक बार जल्पा ने कह दिया तो कह दिया। वो उसके पीछे पड़ी भी तो नहीं थी। लेकिन नायक का मिथ्या ठाट बाट का ऐसा ताना बाना बुनना कि जल्पा को प्रतीत होने लगता है कि उसका पति रईस है। कहीं न कहीं, कभी न कभी उनकी वर्षों की साध चंद्रहार उसे उसका पति अवश्य लाकर दे देगा। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है कि नहीं चाहते हुए भी रमानाथ के हाथों सरकारी राशि इधर से उधर हो जाती है। शाम को लेकर सुबह दफ्तर खुलने तक नायक ने इधर उधर हो गई राशि का प्रबंध कर दफ्तर व्यवस्थित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन केस गबन का होता देख रमानाथ अपने दफ्तर के रास्ते से पलायन कर जाता है। ऑफिस के रुपयों का एक चंद्रहार खरीद कर अपनी पत्नी को तो दे देता है रमानाथ। मैंने देखा था सपनों में एक चंद्रहार, आज बालम ने पहना दिया। परंतु प्रेमचंद का यह नायक कितनी मुसीबत में पड़ता है। नायिका कितनी यथार्थ के निकट जब आती है तो जीवन को कितनी संजीदगी से लेती है, इस उपन्यास में वो पढ़ने की चीज़ है, वह देखने की चीज़ है। केस गबन का बन जाता है। रमानाथ नायक अपने दफ्तर जाने के रास्ते से पलायन कर निकल जाता है। घंटे भर की चूक होती है। जल्पा रमानाथ के छोड़े एक पुर्जे के माध्यम से स्थिति को जान सकते में आ जाती है। वह सीधा रमानाथ के पीछे उसके दफ्तर भागती है। ज्ञात होता है रमानाथ तो आज दफ्तर आया ही नहीं। हाँ, 300 की देन है, यह जानने के बाद वह तुरंत बाजार जाती है और चंद्रहार बेचकर सरकारी राशि जमा कर देती है। तब तक तो बहुत अनर्थ हो जाता है। सरकार की राशि सरकार के खजाने में तो चली गई। जल्पा ने चंद्रहार बेच करके दे दिया। अब चंद्रहार के प्रति जल्पा का कोई मोह माया नहीं रहा। लेकिन यहाँ अनर्थ यह हो गया कि रमानाथ इलाहाबाद से कलकत्ता भाग जाता है। कहानी करवट लेती है। नायिका बेजार है। भयभीत नायक कलकत्ते में पुलिस द्वारा तैयार एक केस में झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दूसरे प्रसंग के संदर्भ में कलकत्ता में बूढ़े देवदीन तथा उसकी पत्नी जग्गू की सब्जी की एक छोटी सी दुकान है। यही स्थान रमानाथ की शरण स्थली है। कलकत्ते में देवदीन तथा जग्गू दोनों पात्रों की जीवटता अनूठी है। कलकत्ते में ही एक और पात्र का उदय होता है, जोहराबाई। गबन में जोहराबाई का चरित्र बेमिसाल है। एक समीक्षक ने लिखा है कि वह एक वैश्या के रूप में मानवीय मूल्यों की थाती है। इस चरित्र में राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणा भी है। रमानाथ की विपदाएं बढ़ती जाती है। व्याकुल जाल्पा रमानाथ को खोजती फिरती कलकत्ता पहुंचती है। बहुत कठिनाई से जल्पा का मिलन रमानाथ से हो पाता है। नायिका का यह संवाद, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरे लिए विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया।
वह बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने अगर मुझ पर अत्याचार किया तो यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने के में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने में उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़े भार लेने से कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित कर दिया। आधुनिक भारत के लेखकों में प्रेमचंद की गणना प्रथम पंक्ति में की जाती है। प्रेमचंद मध्य श्रेणी के ग्रामीण व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति से एकाकार हो गए थे। यही कारण था कि वे अपनी कहानियों और उपन्यासों में जीवन की वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में सफल हो सके थे। ऐसी कथाएं आज भी नई दिखती है और युवकों को बहुत प्रेरणा देती है। उस मुंशी प्रेमचंद को आज उनके जन्मदिन वर्ष के अवसर पर शत शत प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार और नमन। मेरे प्रिय श्रोता दर्शक बंधु, प्रेमचंद पर दी गई यह मेरी श्रद्धांजलि आपको पसंद आई हो तो निश्चित रूप से जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके दिखाएं, कमेंट्स देख करके दिखाएं, लाइक तो करें ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।